सभा का समापन सत्र है। 2 दिन में आपने अनेक विषयों पर बहुत सारी एक्सरसाइज की है। उद्घाटन सत्र में बोलते समय मैंने एक बात कही थी। ट्रावनकोर के जो राजा थे उन्होंने चर्च के लिए और मस्जिद के को बनवाया था, और केरल के यहाँ जो बंधु बैठे थे उन्होंने कहा, कई जगह ये प्रसिद्ध है कि उन्होंने केवल ज़मीन दी थी, बनवाया उन्होंने अपना धन खर्च करके था। मैंने फिर कहा उनको कि दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने बनवा कर दी। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं आपकी बात भी सबको सुना दूंगा। आप चाहे ये कहिए कि उन्होंने बनवा कर दी, चाहे आप ये कहिए कि उन्होंने उसके लिए ज़मीन दी। ज़मीन दी भी बनवाना ही है, क्योंकि ज़मीन नहीं देते तो बन नहीं सकती थी। तो मैंने उनकी भावनाओं का आदर करते हुए ये बात आपके सामने कही। यहाँ आने से पहले मैं 6-7 दिन के लिए लद्दाख में था। 21 जून से लेकर 27 जून तक कार्यक्रम थे बहुत सारे। वहाँ की 28वीं सिंधु दर्शन यात्रा थी। 1 साल के बाद 29वीं होगी, फिर उसके अगले साल 30वीं होगी। उसको अध्यात्म जगत का और धार्मिक जगत का पहला सिंधु कुंभ होगा। लद्दाख की कैपेसिटी एक साथ 4000-5000 अगर यात्री आ जाएं तो उनको सहन करने की नहीं है। तो भी हमने विचार किया है, लगातार पर डे वो 1000-1500 यात्री सह सकते हैं। टेंटिंग की जाए तो कितनी भी बड़ी हो सकती है। तो भी पहले से पूर्व निश्चित था, इसलिए 30वीं सिंधु यात्रा यह सिंधु कुंभ के रूप में होगी, जो कुंभ के जगत में पहली बार होगा। तीर्थ वहाँ बन गया है और वो तीर्थ स्थापित हो गया है इतनी ऊंचाई पर। सिंधु के किनारे ये पहला तीर्थ है जो इस कलयुग के अंदर बना है। उससे पूर्व में कोई होता होगा तो बहुत वर्णन नहीं है, तो इसलिए सिंधु वहाँ पूजी जाती है। बौद्ध भी पूजते हैं। सर्वधर्म संभाव के रूप में उसको पूजा जाए, ऐसी एक चर्चा चली है, उसकी कोशिशें भी चली है। हर एक अपने अपनी रीति से उसकी इबादत कहिए, प्रेयर कहिए, पूजा कहिए, जो करना होगा करेगा। तो सारे प्रवास में कुछ अतिरिक्त प्रवास स्थानीय लोगों के थे, क्योंकि वो पूरे दिन मेडिटेशन और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए भी थे। हमने जो सिंधु दर्शन यात्रा समिति और सिंधु भवन ट्रस्ट है, वहाँ जो अपने अलग अलग संगठनों के शिक्षा, संस्कार और सेवा के केंद्र चलते हैं, उनको कुछ धन हर वर्ष देना यात्रियों के द्वारा, जिसको तय किया है। तो कुल मिलाकर 25 से अधिक सेवा, शिक्षा, संस्कार केंद्र हैं। विद्यालय अलग से हैं, कुछ बड़े प्रोजेक्ट अलग से हैं, पर ये सामान्य गांव-गांव में जा सके। तो 7 से अधिक शिक्षा, सेवा, संस्कार केंद्र को आर्थिक मदद देते हैं। ये तय किया है कि हर वर्ष देते रहेंगे। एक बड़ा सिंधु भवन भी है। तो सारे प्रवास में और वहाँ के इन अतिरिक्त प्रवास में 27 को मैं सुबह लेह से चला तो दिल्ली आया। 4 घंटे के बाद दिल्ली से भोपाल आया, रात रुककर यहाँ आया। तो कहीं ना कहीं 4-5 दिन का ऐसा लगा कि मसल में
कुछ टेंशन है, तो रैप्चर तो नहीं हुआ या क्या बात है, रिब्स में पेन क्या है। तो 27 रात को ही पेन हुआ, तो इसलिए मिलिट्री हॉस्पिटल में भी पहली बार रह कर आया, ये नया तजुर्बा हुआ। तो उन्होंने रात भर की टेस्टिंग में बताया कि नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ हार्ट, उसका कोई झंझट नहीं है। पर उनका आप आ गए हैं, इतना बड़ा वीआईपी हमारी ज़िंदगी में पहली बार इस हॉस्पिटल में आया, तो 24 घंटे हम चाहेंगे, इसलिए सारा स्टाफ इकट्ठे होकर पहले उन्होंने फ़ोटो खिंचवाई, फिर उसके बाद हमें 24 घंटे के लिए किडनैप कर लीजिए कहिए या अरेस्ट कर लीजिए कहिए। तो आज वहाँ से उन्होंने छुट्टी दी। बाकी सब ठीक है। जो रिब्स का और रैप्चर का पेन है, उसकी ट्रीटमेंट थोड़ी थोड़ी शुरू की उन्होंने, ज़्यादा इसलिए नहीं की कि एक ही दिन रहने वाले हैं, तो इसलिए फिर दिल्ली ही जाकर उसको करेंगे। 2-4 बातें हैं जो मुझे आप सबको कहनी है। एक, 3 शब्द हैं अपने फैंस के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच के लिए। एक पर्सन और पर्सनैलिटी है, यानी कार्यकर्ता है और उसका व्यक्तित्व है। दूसरा प्रोग्राम्स हैं, और प्रोग्राम्स का एक तरीका है, सिलसिला है। और तीसरा अपना विचार है, थॉट्स है, इनका प्रभाव बने। मुझे कल रात यहाँ के अधिकारियों ने सारी जानकारी दी थी कि 43 के लगभग अपने यूनिट्स हैं। यात्रा तो अपनी 10 वर्ष की हो गई है फैंस की, तो इस बार ये सोचा जाए कि 10 से 11वें वर्ष में प्रवेश करते करते अपने यूनिट्स 50 क्रॉस कर जाएं। 50 में संभल कर कह रहा हूँ, वैसे अगर 60 क्रॉस कर जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरी बात, 12 ऐसे हैं जिन्होंने ये हिम्मत करके दिखाई कि उन्होंने एक भी कार्यक्रम नहीं किया, और 30 ऐसे हैं जिन्होंने कार्यक्रम किए। तो मैंने इसलिए कहा कि देखिए, अगर आप कार्यक्रम करेंगे तो विचार का प्रभाव बनेगा। विचार का प्रभाव बनेगा तो आपकी पर्सनैलिटी भी चमकेगी। इसलिए कार्यक्रम नहीं करेंगे तो विचार का प्रभाव नहीं बनेगा, और विचार का प्रभाव नहीं बनेगा तो आपका व्यक्तित्व भी चमक नहीं आएगा। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि कार्य जिनमें मिल गया या ले लिया तो हमेशा अच्छा करना चाहिए। मैंने अभी लद्दाख के कार्यकर्ताओं के बीच में कहा था, आप कम करते हैं कि ज़्यादा करते हैं, इससे ज़्यादा महत्व का है कि आप कुछ ना कुछ करते हैं। आप करेंगे तो लोग आपको पहचानेंगे, आप करेंगे नहीं तो लोग आपको नहीं पहचानेंगे। इसलिए कर्म करना और अच्छे से करना ये बहुत ज़रूरी है। करेंगे तो अपने आप पहचान भी बनेगी, तो निष्क्रिय नहीं रखना चाहिए। दूसरा, जो ये कहे कि मुझे फुर्सत नहीं है, उससे हमेशा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि उसको फुर्सत नहीं है इसका मतलब कुछ ना कुछ निकम्मापन है, या टीवी देखता रहता होगा, इधर उधर समय गंवाता होगा, इसलिए फुर्सत नहीं है उसको। जो जितना ज़्यादा व्यस्त होगा इसका मतलब उसकी कैपेसिटी बहुत अधिक है। 2 काम थे तो 2 में व्यस्त हो गया, जब 4 मिले तो 4 में व्यस्त हो गया, जब 6 मिले तो 6 में व्यस्त हो गया। व्यस्त आदमी का अर्थ होता है जिसकी काम करने की कैपेसिटी असीम है, और फुर्सत नहीं है ऐसा कहने वाले की मतलब है कि कैपेसिटी बड़ी लिमिटेड है। क्योंकि जो अनेक काम करता है वो और 2 भी ले सकता है। तो इसलिए अपने आप को इतना व्यस्त रखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेवारी ओढ़ सके।
ले ली तो उसको करना चाहिए। और मेरा अपना व्यक्तिगत जीवन का अनुभव है, आदमी मैनेजमेंट करे तो वो 10 काम भी कर सकता है, और आदमी प्रबंधन ना करे तो एक में भी वो इतना व्यस्त हो जाता है, उसकी दिनचर्या के अंदर रात को आकर बैठकर टेलीविज़न देखना भी रहता है। थोड़ी देर आराम करना चाहिए, कुछ काम नहीं करना चाहिए सेहत ठीक रखने के लिए। और जबकि बड़े लोगों ने तो कहा है कि आराम हराम है। इसका मतलब उन्होंने कहा है कि डू द मैक्सिमम वर्क, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, और कब तक करना, जब तक सांस है। तो मेरा आप सबसे कहना है, फैंस उस पड़ाव पर चला गया 10 वर्ष में जब आज इसकी बुक्कत है, यानी इसका दम है। ये ऐसा संगठन नहीं रहा है जिसको कोई पूछता नहीं है कोई है या नहीं है। कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल लेवल पर जो सिक्योरिटी सिस्टम से जुड़े लोग हैं, उनको धीरे धीरे फैंस की क्रेडिबिलिटी और फैंस की लॉयल्टी, इन दोनों पर उनकी नज़र है। क्योंकि मैं यहाँ रहा हॉस्पिटल में तो मैंने बताया, क्योंकि अब मौका मिल गया था तो पूछते भी थे, मैंने बताया। इनोवेटिव होना ये बड़ा अच्छा गुण होता है। मैं एक सुरक्षा से संबंधित और एक छोटा सा आपको उदाहरण दूंगा। जब जम्मू कश्मीर लद्दाख में आतंकवाद ने सिर उठाया और धीरे धीरे बढ़ने लगा, मिलिट्री इंटेलिजेंस के सामने, स्टेट इंटेलिजेंस या सेंट्रल इंटेलिजेंस के सामने और समाज के चिंतनशील लोगों के सामने एक प्रश्न था, आतंकवादी बनता है, कहाँ बनता है ये पकड़ में नहीं आता है। जब वो एक्शन करता है तब उसके ऊपर एक्शन होता है, रिएक्शन होता है। आतंकवादी मूव करता है तो वो कैसे मूव करता है पता नहीं लगता। जब मूव करके घटना हो जाती है तब बदले की कार्रवाई होती है। बिफोर एक्शन नहीं होता, पकड़ा जाए या वो मार कर लिया जाए, ये नहीं होता है। और कई बार वो बचकर निकल जाता है, फिर उसी को ढूंढते रहो, इसी में एनर्जी चली जाती है, इतनी देर में और 50 पैदा हो जाते हैं। तो आतंकवादी का बनना या जन्मना और आतंकवादी की गतिविधि करना, इस पर जब तक रोक नहीं लगेगी तब तक आतंकवादी काबू नहीं आएगा। आतंकवादी मारते रहना, मारते रहना, मारते रहना, कब तक? क्योंकि वो फसल ऐसी और जीन ऐसा पैदा होता रहेगा। तो इसलिए उसको ट्रेस करना चाहिए, आतंकवादी बनता कैसे है और बनता कहाँ है। दूसरा, आतंकवादी की गतिविधि कैसे मूव करती है, ताकि एक्शन होने से पहले 50 लोग मरने की खबर सुनने से पहले आतंकवादी पकड़े जा सके और मारे जा सके। ये मैंने एग्जाम्पल जानबूझकर आज के इस समापन में चुना। तो कभी कभी सामान्य जन से भी बड़ी मज़ेदार जानकारियाँ मिलती हैं। वो भी जानकारी बड़ा सीरियस होकर नहीं देता है, परंतु देनी चाहिए इसलिए देता है। हम उसको सुने भी कर सकते हैं और अनसुना भी कर सकते हैं। तो राजौरी पुंछ की बेल्ट में हमारे एक सह संघचालक थे, उनका व्यापार था कपड़े का और गांव-गांव तक था। सभी धर्मों के लोग आते थे, ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे, क्वालिटी मेंटेन करते थे अपने सामान की। तो एक बार उनका मुझे फ़ोन आया, दूरभाष आया कि भाई साहब, गांव वालों ने एक चीज़ बताई, कभी कभी ऐसा समय आता है जब बिल्ली की, कुत्ते की, गीदड़ की आवाज़ जंगलों में बड़ी तेज हो जाती है। जितनी नॉर्मल रहती है उससे बढ़ती है कई गुना। ऐसे भद्रवा, किश्तवाड़, रामबन वगैरह की तरफ के लोगों ने, ये पहाड़ी क्षेत्र है, कश्मीर पहाड़ी होने पर भी प्लेन है, 15-16 किलोमीटर चौड़ा है या 20 किलोमीटर, 125 किलोमीटर लंबा है। उसके चारों तरफ फिर घाटियाँ, वो सब पहाड़ है, बीच में पहाड़ नहीं है, बीच में तो कटोरे में वो समतल है, लगभग प्लेन जैसा है।
तो इसलिए वहाँ वैसे जंगल नहीं है, वहाँ शेल्टर थी घरों में। यहाँ मूवमेंट थी जम्मू रीजन के अंदर पहाड़ों में, और शेल्टर भी मिलती थी। तो उन्होंने भी कहा कभी कभी अकस्मात ये आवाज़ें 3 जानवरों की बड़ी तेज़ हो जाती हैं। सबको ये लगा कि ये सामान्यतः पाए जाते हैं जंगलों में, बहुतायत में है, थोड़ा बहुत लोग मूव करते होंगे तो उसके कारण कोई हलचल होती होगी, आंधी तूफान हो तो उस इंडिकेशन में बोलते हैं। पर इनका विज्ञान एक और भी है, ये जब खतरे आते हैं तब इनके अपने संकेत होते हैं। जैसे कहते हैं ना, भूकंप आने वाला है तो ज़मीन का कीड़ा ये जल्दी बता देता है कि क्या होने वाला है। इसलिए जो बहुत समझदार लोग हैं वो कीड़ों की हरकत देखकर समझ जाते हैं कि धरती पर कोई हवा आएगी, आंधी आएगी, उखाड़ पछाड़ आएगी, बरसात आएगी, क्रैक होगा या वहाँ पर भूस्खलन होगा, ये वो समझ जाते हैं। या कोई हत्याकांड होंगे तो रंग बदलते हैं और उनकी गतिविधियाँ भी बदलती हैं, जो इसके अध्ययन करता है। तो जब ये आया तो मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग, स्टेट इंटेलिजेंस के लोग और हम लोग बीच में मिले जुले आपस में, इसको शेयर किया था। तो सबके पास ये एहसास था। जब इस एहसास के बीच में गए तो सामान्य चीज़ कितनी असामान्य थी वो पकड़ में आ गई। और वो क्या था कि जब आतंकवादी मूव करते हैं, एडवांस करते हैं अपने मंजिल की ओर, टारगेट की ओर, तो उनके जो लीडर रहते हैं वो 2, 3, 4 जो लीडर रहते हैं उनको एक ट्रेनिंग गोली चलाने के लिए साथ साथ ये भी है कि वह बिल्ली की एक्सपर्ट आवाज़ में बोले, लगे कि सचमुच की ही बिल्ली है, बनावटी बिल्ली नहीं है। म्याऊं म्याऊं यानी मीन्स वो कह रहा है कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो, मैं आऊँ मतलब मैं चलते रहूँ। वो कहता है कि हाँ गो ऑन, और वो समझ जाते हैं गो ऑन। अब ये इतनी इनोसेंटली स्वाभाविक आवाज़ है, किसी को ये नहीं समझ में आता कि टेररिस्ट आर यूजिंग दिस थिंग्स। अगर हमला करना है तो कुत्ते के भौंकने की आवाज़ करते हैं। वो इतनी नेचुरल है ट्रेनिंग के अंदर कि उससे लगता ही है कुत्ता ही भौंक रहा है, यानी कोई और नहीं है, कुत्ता ही भौंक रहा है। तो वो आदमी के हमले की सूचना ये सोच ही नहीं सकते। तो पता लगा कि भौंके मतलब है टूट पड़ो, यू फायर, आप हमला कर सकते हो, अब हमला करना चाहिए। और अगर हमला कर लिया तो, और नहीं करना है तो फिर वो भाव भाव करते हुए गीदड़ की तरह भागते हैं। मीन्स डेंजर है, भाग चलो सब, यानी अब अपना अपना रास्ता खोज लो, निकल जाओ। तो जब इस पर वर्क किया तो अनेक टेररिस्ट अटैक होने से पहले पकड़ में आने लगे, टेररिस्ट मूवमेंट पकड़ में आने लगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं सुरक्षा से जुड़े हुए लोग इतने जागरूक होना, यह भी एक प्रवृत्ति है। आप नया इनोवेशन करेंगे तो लोगों को भी भरोसा होगा, सरकार भी सुनेगी। तो इस दृष्टि से भी विचार करना चाहिए। ऐसे बड़े संकेत भी पकड़े गए और उस तरह से उनकी किस तरह से वो टेररिस्ट को, नक्सल को कैसे मोटिवेट करते हैं, जिसके कारण वो इतना हिंसक हो जाता है, उसको दूसरे को मारने में भी संकोच नहीं होता। दूसरे का खून देखकर आदमी कांपता है, हाय खून, और इनको खून बहाने में ही मजा आता है। आखिरकार वो जन्मा तो मेरे और आप जैसा ही है। तो उसको किस चीज़ से मोटिवेट किया कि उसको कत्ल करना अच्छा लगता है, मारना अच्छा लगता है, खून बहाना अच्छा लगता है, और इसलिए उसमें पागल हो जाता है। तो चाहे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जिसमें अपराध होते हैं, और चाहे हमले हों या आतंकवाद, नक्सलवाद वगैरह हो, एक को केयर करता है पुलिस, दूसरे को केयर करती है आर्मी, और तीसरे को केयर करता है इंफॉर्मेशन जगत को इंटेलिजेंस।
तो मेरे और आपके पास ये तीनों काम की थोड़ा थोड़ा एक्सपर्टाइजेशन होना, कि हम लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करना, इसके भी थोड़े से गुणी आदमी। अब कैसे मेंटेन करना होता, मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ। बच्चों का एक कार्यक्रम था, बच्चे थे कक्षा 5, 6, 7, 8 के और 4 के भी थे। अब इनको भाषण से समझाना बड़ा कठिन होता है, तो अधिकारी आएंगे और उनको कुछ कहेंगे, इसलिए वो करें सावधान, अच्छा बच्चों जो हम कहेंगे वो करना है। तो इन्होंने फिर कहा सावधान, मतलब था चुप हो जा। सारे बच्चे मिलकर बोले सावधान, आप सब चुप रहेंगे, आप सब चुप रहेंगे, क्योंकि उसने सोचा कि ये कहा गया, जो बड़े कहें वो बोलते जाना, उसको दोहराना है। तो परेशान हो गए। तो फिर एक आए, पुलिस में भी रहे थे, एक फौज वाले भी, उनका अंग्रेजी हम करते हैं। बच्चे छोटी संख्या में नहीं थे, लगभग 2-2.5 हज़ार, और थोड़ों ने बोला तो जैसे लगता था कि भयानक शोर है। उन्होंने कुछ नहीं किया, तो प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, कुछ नहीं किया। उन्होंने जोर से नारा लगाया, भारत माता की जय। सब बच्चों ने लगाना शुरू। उसने को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, फिर जय हिंद लगवाया। 12-15 बार लगवाया तो थक ही जाता उतनी देर में। सब शांति से बैठे, और उसने बस कुछ नहीं किया, उसने ऐसे अपनी पोजीशन की, सारे बच्चे इस पोजीशन में बैठ गए, कार्यक्रम शुरू हो गया। तो क्या है कि बौद्धिकता, जिम्नाजियम, इंटेलेक्चुअलिज्म वो नहीं है कि उपदेश अच्छा है। इंटेलेक्चुअलिज्म वो है जो आदमी को सेंसिटाइज करके और एक डायरेक्शन में डाल दे और बढ़ा दे। तो इसलिए आज अपने सामने तीनों चुनौतियां हैं। लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द नेशन, इसमें भी अपराध जगत काफ़ी प्रभावित, देश के सुरक्षा व्यवस्था, इसका संकट भी है, देश में विकास के अंदर जो गरीब दुखी है उससे लेकर अच्छे लोग भी प्रभावी हैं। तो कहीं ना कहीं तीनों चीज़ों को एड्रेस करते हुए अपने कार्यक्रमों की रचना आपने की है। नहीं की होगी तो थोड़ा थोड़ा इसको करना चाहिए, ताकि हम एकदम, नहीं तो सिक्योरिटी लोग मानते हैं ये किसका काम है, सेना का, बाकी जनता को कोई लेना देना नहीं। लॉ एंड ऑर्डर किसका काम है, पुलिस का, इसलिए बाकी कुछ को लेना देना नहीं। और जो बाकी है विकास और तालमेल समाज का हो, जाति मजहब के नाम पर तनाव, झगड़े, हिंसाएं ना हो, गलत विमर्श से भड़काया ना जा सके, ये सारा काम किसका है, सरकार का। तो जनता का क्या काम है, या तो डिमांड रखना या फिर समाज को कोसना, गाली देना। तो वो भी जिम्मेवार है इन तीनों पोजीशंस में, उसका भी एक रोल है। तो मुझे और आपको सेना का रोल प्ले नहीं करना है, वो सेना करेगी। मुझे और आपको पुलिस का रोल भी प्ले नहीं करना है, वो पुलिस करेगी। परंतु सरकार का काम है, सरकार करेगी। पर इन तीनों में सहयोगी का काम हमारा बनता है, समाज का। तो हमें तीनों में सहयोग करने वाला चाहिए। वो करेंगे तो हमारी ठीक पोजीशन बनेगी। हम समाज को जागरूक बनाने वाले, सक्रिय बनाने वाले, संवेदनशील बनाने वाले कार्यकर्ता हो जाएंगे। वो कार्यकर्ताओं को खड़ा करेंगे। तो इस दृष्टि से भी विचार करना हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो केवल उपदेशक नहीं बने, उस उपदेश के आचरणकर्ता भी हम हैं। इस दृष्टि से सबने मिलकर सोचना चाहिए, करना चाहिए, तो अच्छा रहेगा। और जब ये भूमिका होती है तो प्रशासन, सरकार भी सोचती है और समझती है और पूछती है। इसके लिए एक आदत आप सब अपने अपने जगह थोड़ी थोड़ी डेवलप करें कि जो प्रशासनिक व्यवस्था के, पुलिस है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जहां आपका चैप्टर है मिनिमम वहाँ के IAS अफसर, DC से, DM से, जो भी होता है,
या वहाँ का एसएसपी है, एसपी इत्यादि है वो है, या वहाँ के कुछ प्रशासनिक अधिकारी प्रमुख फॉर लॉ एंड ऑर्डर रहते हैं, इनसे भी जरूर संपर्क साध कर रखना चाहिए और दाएं बाएं उनको अपने कार्यक्रम में बुलाना चाहिए। दो लाभ होते हैं, एक अगर उनको हमारे बारे में कोई गलत फहमी है, आरएसएस स्कूल ऑफ थॉट कैसा होता है, तो दुनिया में एक गलत फहमी ये भी होती है कि ये बड़े वो होते हैं, क्या नाम है, सांप्रदायिक होते हैं, कट्टरपंथी होते हैं, ये उनके वो रहते हैं। क्योंकि हमने लद्दाख में जब प्रवेश किया 1984 में, तो उस समय 2 गाली हर एक के पास थी, महात्मा गांधी के हत्यारे हैं, इसलिए बड़े हिंसक लोग हैं। जो पीस मॉडल था उसको भी जिन्होंने टॉलरेट नहीं किया, इसका मतलब ये हत्यारे लोग हैं। और दूसरा, शंकराचार्य के फॉलोवर हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को इस भारत से मिटा दिया। बौद्ध धर्म दुनिया में चला गया तो बच गया, नहीं तो बौद्ध धर्म खत्म कर देते। तो ये धर्म के दुश्मन हैं, बौद्ध धर्म के, और हिंसक लोग हैं। हमें 4-5 साल लगे इसमें से निकलने के लिए, और धीरे धीरे करके निकले तो वहाँ स्पेस हमें मिला, और जाते भी साल में एक ही बार थे। ऐसे ही जब ये संस्थाएं शुरू की 12-15 अलग नेचर की, तो मेरे सामने रहता था कि साल में एक ही बार मिलूँगा मैं इन सब कार्यकर्ताओं को, बहुत हुआ तो 2 बार, किसी किसी चैप्टर में और आएंगे। ऑटोमेटिकली हमारी एक्टिविटी से हम रिकॉग्नाइज्ड हों, और इसी के साथ साथ मीडिया के प्रति जागरूक और सावधान रहना चाहिए। तो इसलिए हो सकता है आप कहें कि ये चुनाव पर मैंने जो स्टेटमेंट दिया, मुझे एक्सप्लॉइट किसी ने नहीं किया, जो मैंने कहा था वही कहा उन्होंने। हाँ, खड़े हो जाओ। जिनका किसी जिम्मेवारी में नाम नहीं आया, 1 2 3 4 5, जिनको ये लगता है कि अगले साल तक अपना नाम पक्का आ जाएगा, हम इस योग्य थे, हैं और हो जाएंगे, वो हाथ खड़ा करो, जिम्मेवारी ले लेंगे, नीचे करो। अच्छा, कईयों को जल्दी जल्दी पता भी नहीं लगता मेरा नाम है या नहीं है, वो कुछ और सोच रहे होते हैं, तो पड़ोसी को जगाना पड़ता है कि तेरा नाम भी बोला गया। कोई बात पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, 1 or 2 क्वेश्चन, नॉट मोर देन लिए। परंतु हर आदमी ने ये नहीं सोचना चाहिए वो कहते रहे हैं तो मैं भी कहूँगा तो चलेगा। तो इसलिए इस बात में संभल कर रहना चाहिए हमेशा। रिलीजियस टूरिज़्म होता है, और एक सिक्योरिटी टूरिज़्म भी बने, नए प्रकार का टूरिज़्म खड़ा हो, तो ऐसा वो एक टूरिज़्म जो है आप बांट दीजिए, जिनको नहीं मिला होगा मिल जाएगा। तो इसलिए उसको करना, तो एक सिक्योरिटी टूरिज़्म, जिसका दूसरा नाम है लव टू नेशन टूरिज़्म, देश प्रेम वाला टूरिज़्म, यह है ऑटोमेटिकली समाज में डेवलप। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको, और हो सकता है मीटिंग करेंगे तो 5 लोग और बुला लिए तो एक छोटा सा कार्यक्रम भी हो जाएगा। तो इसलिए, क्योंकि मैंने देखा 5-6 वाइस प्रेसिडेंट हैं, 5-6 जनरल सेक्रेटरी भी हैं, 7 हैं, और जनरल सेक्रेटरी कितने हैं? वो भी 6-7 हैं, सेक्रेटरी भी होंगे 4-5, ठीक है ना। चाहे टारगेट आप 70, 80, 90 रखिए, पर 60 प्रैक्टिकली, और कोई ऐसा नहीं होगा जो बिना हलचल के। मैं केंद्रीय टोली को कहूँगा जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी घोषित हुए, वो हर इकाई को बांट लें कि 1-2 को, तो कोई इकाई ऐसी नहीं रहेगी कि जो कुछ भी नहीं किया। रिलीजियस टूरिज़्म होता है, और एक सिक्योरिटी टूरिज़्म भी बने, नए प्रकार का टूरिज़्म खड़ा हो, तो ऐसा वो एक टूरिज़्म जो है आप बांट दीजिए, जिनको नहीं मिला होगा मिल जाएगा। तो इसलिए उसको करना, तो एक सिक्योरिटी टूरिज़्म, जिसका दूसरा नाम है लव टू नेशन टूरिज़्म, देश प्रेम वाला टूरिज़्म,
यह ऑटोमेटिकली समाज में डेवलप हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मीडिया फ्रेंडली होने की कोशिश नहीं करना, मीडिया से सावधान रहते हुए फ्रेंडली बनना, इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। तो ये करना, और जितने प्रोजेक्ट आप लोगों ने विचार किए हैं उनको धूमधाम से करिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको वो पत्रक मिल गया होगा यात्राओं वाला, क्योंकि वो पत्रक मिलने के बाद नए बच्चे का जन्म हो गया इसकी घोषणा हो जाएगी। तो इसलिए उनको भी मैंने कहा है कि जितनी इंडिपेंडेंट टीम खड़ी कर सकते हो अपनी खड़ी करो। तो भी इसका अर्थ ये नहीं है, क्योंकि सब जगह की यात्राओं में देश के अंदर सुरक्षा के संदर्भ में लेकर एक अच्छा यात्राओं का ताना बाना बने। और टूरिज़्म एक होता है जो तीर्थों का होता है, दूसरा टूरिज़्म होता है जो प्रकृति। तो सब एक्टिव यूनिट हो जाएंगे, और ये तय कर लेंगे एक एक यूनिट और खुलवाना है तो अपने आप 60 यूनिट हो जाएंगे। तो काम बहुत सरल है। कभी कभी बड़े लोगों को लगता है ये छोटा सा और सरल सा काम करके क्या करना है। हमारे लायक कोई बड़ा काम होना चाहिए, हर छोटा काम ही बड़ा काम होता है। तो इसलिए इसको करिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि 2-4 साल के अंदर फैंस इस जगह पहुंच सकता है देश में, नेशनल सिक्योरिटी के लिए एडवाइस के रूप में सिस्टम इनको पूछे, सिस्टम इनको इन्वॉल्व करे। ऐसी बात इनको मैन विद मिशन, मैन ऑफ मिशन ये बने। इतनी खुराक देकर चले जाओ जिससे साल 1.5 साल तो वो वर्क करती रहे। अब उसी में मुसलमान भी आते थे, ईसाई भी आते थे, जिनका बेसिक ही कुछ और है। तो वो बेसिक पॉइजन धोना और फिर अपनी बात को स्पेस बनाकर वहाँ बिठाना, ये एक नया झंझट होता था। तो इसलिए बहुत सारे काम एक साथ करने पड़ते थे। तो उसके कारण फिर 1.25 घंटा पर बोलना ही पड़ता ताकि उसी में रिव्यू में आ जाए। फिर साल 1.5 साल बाद फिर जाकर करेंगे। आज एक स्थिति बदल गई है। इन सब कामों के अंदर एक वर्किंग ग्रुप हर जगह खड़ा हो गया कि ये 10, 12, 15 लोग बेझिझक अब देश में भेजे जा सकते हैं, महिला और पुरुषों में से, और जो उन सब बातों को और वहाँ पर अमृत को, वहाँ मटेरियल को दे सकेंगे, इन संवेदनाओं को जागृत कर सकेंगे, जिसके कारण नेशन फर्स्ट, नेशन लास्ट, नेशन ऑलवेज ये उभरता चला जाए। तो मैं कह सकता हूँ राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच में आज स्टेट चैप्टर्स में, लोकल चैप्टर्स में और नेशनल चैप्टर में 25-30 लोगों पर बेझिझक अब हम भरोसा कर सकते हैं। जाएंगे तो गलत नहीं होंगे, गलत को ठीक करके आएंगे और योग्य रास्ता दिखाकर आएंगे वहाँ पर। तो इसलिए एक ऐसी टीम भी धीरे धीरे और गढ़ते जाना चाहिए, क्योंकि अब हम छोटी टीम से नहीं चल सकते, छोटे नंबर से नहीं चल सकते। इट विल टेक टू मच टाइम। तो इसलिए एक इफ़ेक्टिव जिस पर भरोसा कर सकते हैं कि ये योग्य प्रतिनिधि है, और ऐसा अगर 2-3 साल के पीरियड में हम 100 के लगभग लोग हो जाते हैं तो हम नेशनल सिक्योरिटी की प्रॉपर नेशन फर्स्ट, नेशन लास्ट, नेशन ऑलवेज का थीम लेकर और इतनी बड़ी टीम तैयार कर लेते हैं तो हम देश को, इंटेलेक्चुअल्स को लीड करने वाली ऑर्गेनाइजेशन बन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप सब लोग इस दृष्टि से प्रयत्न भी करेंगे, सोचेंगे भी। तो इसलिए करेंगे, सोचेंगे तो ये संभव है और करना चाहिए, क्योंकि समय बहुत भी है और समय कुछ भी नहीं है। तो जो भी है उसमें करना। आप में से ऐसे कौन कौन है जिनको लगता है ठीक दृष्टि से, बिना कंफ्यूजन के, बिना कंट्रोवर्सी में पड़े हुए अपने विचार को जन के सामने 50 बैठे हैं कि 200 बैठे हैं, अब कहने की ताकत मेरे अंदर है। आई कैन रिप्रेजेंट प्रॉपरली।
कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा सवाल आया उसको भी कैसे एड्रेस कर देना, ये कैपेसिटी बन गई है। वो जरा हाथ खड़ा कर। अब जिनकी नहीं बनी है वो ताली बजा दीजिए। तो बननी चाहिए। और कहीं ना कहीं एक वर्कशॉप इस बात के लिए हर साल करना, जिस समय जो आपने मिशंस रखे हैं, जो आपने रखे हैं, कार्यक्रम रखा है, मीडिया चौपाल करेंगे या आपने वन नेशन वन लॉ करेंगे या और अपना हिंद और हिमालय महासागर का वो सारा रोड मैप बनाएंगे, जो आपने अपने मिशन ग्रांटेड किए या और जो बात सोचते हैं उस पर इतनी डिटेल चर्चा करेंगे। हर वर्ष करने वाली बातें भी जुड़ती जाएंगी, कुछ चीज़ें हिट होंगी तो। और एक है जो वर्तमान में संकट खड़ा है, जिससे देश में कन्फ्यूज़न खड़ा होता है, जिसके कारण देश गुमराह होता है। उस कन्फ्यूज़न को भी ठीक करने वाले, ठीक दिशा लेने वाले, उस कन्फ्यूज़न को वॉश आउट करके नया चिंतन डालने वाले वो उसमें बने, तो ये सारी टीम वैसी योग्य बने, ये जरूरी है। एक छोटी सी बात और पूछता हूँ, आप में से मियाँ बीवी यानी पति पत्नी दोनों काम कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन है? जरा हाथ खड़ा कर। ये तो साथ साथ ही बैठे हैं। पांडे जी की पत्नी देखकर हंस रही है। तो ये कह रहे हैं कि हाथ पूरा खड़ा कर। दोनों खड़ा कर सकते हैं अगर दोनों हैं। नीचे कर लो। जिनको भरोसा है कि हम आगे प्रिपेयर कर सकते हैं कि वो भी काम करे या साहब भी काम करें, वो जरा हाथ खड़ा करो, नीचे करो। तो इसलिए अच्छा है अगर धीरे धीरे ये संस्था का कोर ग्रुप लगे कि पति पत्नी दोनों काम में हैं। अब जिनके नहीं है तो ऐसे ही ढूंढना भाई, और जिनके हैं वैसे बनाना। अब पत्नी ने पति को बनाना है कि पति ने पत्नी को बनाना है कि दोनों ने मिलकर एक दूसरे को बनाना है, तो परंतु होना चाहिए। इसलिए एजीएम में आना आसान काम हो जाएगा, क्योंकि फिर दूसरी कोई समस्या भी नहीं आएगी। तो इसको भी करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, दूर तो हमारी बात सब समझते हैं, घर में हमें कोई पूछता नहीं। उनको लगता है बड़ा फालतू का आदमी है, पता नहीं क्या करता है, निकल जाता है और कोई कुछ सुनता भी नहीं। तो उनको भी लगे कि ये बहुत अच्छे मिशन में लगे हैं और इनका सहयोग करना यह पुण्य का काम है, स्वर्ग जाने का मार्ग है, ऐसा उनको लगे। इस तरह का विचार करके सबने करना चाहिए। तो मेरे सामने कुछ बात थी, केवल 2-4 मिनट का समय देता हूँ। किसी को कोई बात पूछनी हो खास तो उतना पूछ सकते हैं, फिर आगे आपका एक काम था मेरे सामने आपकी घोषणाएं हो जाए। जिनकी घोषणाएं हुई आपके महामंत्री जी ने पढ़ा, वो जरा हाथ खड़ा करना। जिनका घोषणाओं में नाम पढ़ा गया वो हाथ खड़ा कर, नीचे कर। और जिनको इसलिए नाम नहीं पढ़ा गया, वो उनको माना गया कि वो ऑलरेडी घोषित है और उनकी जिम्मेवारी है, वो हाथ खड़ा कर। वैसे आप में से कोई जवान ऐसे भी होंगे जिनकी बिटिया होगी या बेटा होगा, जिनकी शादी नहीं हुई है और पूर्णकालिक बन सकते हैं, क्योंकि शादी वाले को दोनों को निकलना पड़ेगा। ऐसा कौन कौन हो सकते हैं? ऐसे जरा हाथ खड़े होना। तुम्हारा ब्रेकिंग न्यूज इसीलिए। और कौन है? अच्छा, जो सोच सकते हैं कि निकला जाए, वो जरा खड़े हो जाओ। जिनको लगता है कि परिवार होते होते भी मैक्सिमम टाइम इस मिशन को देने का संकल्प किया जा सकता है, मैक्सिमम टाइम, वो जरा खड़े हो जाओ। हाँ, तो मना थोड़ी किया, खड़े ही होना है।
जो मैं कह रहे हैं कि दीदी से ज़्यादा इंस्पायर्ड लोग हैं इसलिए निकले। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। यानी हमें इंस्पायर करने के लिए कोई अत्याचारी चाहिए। तो अत्याचारी होने के बाद इंस्पायर होना ज़्यादा अच्छा, पहले ही हो जाओ ताकि अत्याचारी ना पैदा हो। ठीक है। मैं साहब आगे देवी जी से अनुरोध कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 एक एक बार जो है सिर्फ नाम बोलना और स्थान बोलना और बैठते जाना। जरा धीमी गति से बोलना, वो लिख रहे हैं इसलिए। वैसे तो रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए रिकॉर्डिंग में आ ही जाएगा। हाँ जी, जेपी शर्मा नई दिल्ली। नई दिल्ली। पत्नी लाइसेंस के गारंटी के रूप में बैठी है बहन जी हमारी। चलिए, की सहमति भी है और समय देने की भी सहमति है। चलिए बोलो। मयंक शेखर दिल्ली। मयंक शेखर दिल्ली। विक्रमादित्य सिंह दिल्ली। विक्रमादित्य सिंह आदित्य दिल्ली। अभय कुमार दिल्ली। अभय कुमार दिल्ली। वर्णिका शर्मा रायपुर। वर्णिका शर्मा रायपुर। प्रीति चौधरी जम्मू। प्रीति चौधरी जम्मू। चतर सिंह मूलतः हिमाचल प्रदेश दिल्ली में। चतर सिंह हिमाचल दिल्ली। प्रतिमा मिश्रा प्रयागराज। प्रतिमा मिश्रा प्रयागराज। तुम तो ऐसी कविता ही बना लो, एक कविता शैली बना लो, जन जागरण के लिए काम आएगा। हाँ जी, इसलय मिश्रा दिल्ली। क्या नाम? इसलय मिश्रा। इसलय मिश्रा दिल्ली। सुभाष चंद्र गुहा कलकत्ता। सुभाष चंद्र गुहा कोलकाता। समीर घोष कोलकाता। समीर घोष कोलकाता। हाँ जी। चंदन राय कोलकाता। चंदर राय। चंदर राय। चंदन रॉय। चंदन राय। सुधामय शाह। हैं? सुधामय शाह। सुधा महेशा। सारे बंगाल वाले पक्के हैं। हैं? ये सब कॉन्सेप्ट है। अनिल गर्ग दिल्ली। अनिल गर्ग दिल्ली। विद्या व्यास उज्जैन। विद्या व्यास उज्जैन। प्रोफेसर राधेश्याम शर्मा। राधेश्याम जी करनाल। करनाल है ना? करनाल। हाँ, कमाल बैनर्जी दिल्ली। बैठिए। दिल्ली कुमार। क्या बात है, बंगाल वाले सब बहन जी से ज्यादा दुखी लगते हैं। अगर उनसे दुखी होकर 5 6 7 आप निकल सकते हैं तो सब जगह कहेंगे थोड़े थोड़े। मैं साहब आगे देवी जी से अनुरोध कर रहा हूँ।